बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भी बच्चों, एक्सरसाइज 3.5 करने लगे हैं और यहाँ पे हमें इक्वेशन सिस्टम्स को हल करना है। इक्वेशंस बनी होंगी, ठीक है, और उसको हमने वहाँ से एक्स वाई जेड x1 x2 x3 की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करके देनी है। और उसके लिए ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो लगाए जाएंगे। एक क्रैमर रूल है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में है। फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, वो हम लगाते हैं। फिर वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। फिर वो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो पिछली एक्सरसाइज में भी बनाया था, तो वो सारा कर करा के हमने ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। इतनी मुश्किल नहीं है, नॉर्मल है ये एक्सरसाइज। पिछली वाली 3.4 से तो ये आसान है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्रैमर्स रूल, उसे हमने करना है। और देखें इक्वेशन आपके सामने है, 3 इक्वेशनें बनी हुई हैं और ज़ाहिर है इसमें 3 ही वेरिएबल्स हैं। इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी इक्वेशनें होते हैं उतने ही उसमें वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, पहला काम तो हमेशा यही होता है कि मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो बनाई जाती है। तो जो हमारे भी कॉन्स्टेंट्स हैं 2 3 5 2 -2 1 1 -2 -3, इनका हमने एक मैट्रिक्स बना देना है। साथ एक्स वाई जेड लिखना है और साथ हमारा ये जो 3 1 2 है वो भी ऊपर आ जाना है। ज़ाहिर है ये पुराना तरीका है हमारा, हम पहले से जानते हैं इसे। फिर ज़ाहिर है नाम रखना होता है। इसका नाम ए रख लें, इसका कैपिटल एक्स नाम रख लें और इसका बी रख लें, सही है ना। और फिर हमारे पास फार्मूला होता था क्रैमर रूल का कि अगर आपने x वेरिएबल फाइंड करना है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर आता है, नीचे ए डिटर्मिनेंट आता है। y फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और z फाइंड करना है तो ए z का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो टोटल कुल मिला के कितने डिटर्मिनेंट हमें चाहिए? 4, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट सबके नीचे आ रहा है। ए एक्स, ए वाई और ए जी, ये तीनों भी हमें फाइंड करने हैं। अब जाहिर है ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, ये अब जाहिर है 2 लाइनें ऐसे लगाते हैं, इधर भी लाइनें लगा ली। और यहाँ देखें मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करवाऊंगा इसे। और ये चूंकि पीछे हम ये काफ़ी दफ़ा ये काम कर चुके हैं 3.34 के अंदर, तो इसलिए ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। देखें पहली रो है ना ये वाली, इसकी हेल्प से हम एक्सपेंड करते हैं। तो 2 लिखा और 2 के साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ें तो ये हमारा माइनर बनता है। और इनको ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करना होता है, ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ। 2 3 आर 6 देखें, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है। माइनस फार्मूले का यहाँ लिखेंगे और 2 1 आर 2 लिखेंगे, लेकिन इसका भी माइनस है, 2 माइनसेस मिलके +2, इस तरह से हो जाएगा। फिर ये जब दरमियान वाला एलिमेंट लिखते हैं तो इसके साथ साइन इसका ऑलवेज चेंज कर देते हैं। प्लस का है तो माइनस लिख दिया है, ठीक है। और अब जाहिर है ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये वाले दोनों और ये दोनों आते हैं। और अगर आप डायरेक्ट करें तो 3 3 आर 9, ये देखें 9 लिखा। और फिर 5 2 आर 10, माइनस ये माइनस फार्मूले का प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और उसके बाद ये इस 1 को लिखना है और उसके बाद उसके साथ 3 1 आर 3 और 5 2 आर 10, ऐसे करके। ये डिटेल में आगे भी मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी मैंने डायरेक्ट किया इसको। तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 2 आर 16, 10 में से 9 निकालेंगे 1 1 2 आर 1, और इस तरह से ये। तो इसको हल करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट हमारा 27 बनता है। अब देखें ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे कि पहली रो जो है उसकी जगह पे हमारा बी मैट्रिक्स आता है। तो ये देखें मैंने लिख दिया, बी मैट्रिक्स हमारा था 3 1 2। ये अगर आप दोबारा देखें, अगर आपको कन्फर्म हो, ये देखें ना बी मैट्रिक्स में था 3 1 2। तो ये फिर हमने इस 2 3 5 को निकाल के उसकी जगह इसे हमने बिठा देना है कि भाई तुम आ जाओ। अब जब ए वाई करना है तो हमने ये जो सेकंड कॉलम है इसे भगा देना है और उसकी जगह इसको लिख देना है। और जब ए जी करेंगे तो इसको निकाल देंगे और उसकी जगह इसे लिख देंगे। तो इस तरह से करके ये तीनों जो हैं ये हमारे हो जाते हैं। तो ये हमने डिटर्मिनेंट की शेप बना ली। अब देखें उसको एक्सपेंड किया, यहाँ प्रॉपर उसका माइनर भी मैंने साथ लिखा है। पिछले उसमें अंदर हमने ए डिटर्मिनेंट में ये स्टेप नहीं था लिखा, डायरेक्ट हम यहाँ आ गए थे। तो अगर आपको अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं है तो आप पूरा स्टेप बना के उसको करें। सो 3 लिख के 3 का ये माइनर उसके साथ, -2 लिख के ये और ये छोड़ के 1 2 -2 3 वो लिख दें। फिर +1 लिखें और 1 के साथ उसका ये माइनर जो है वो लिख दें। और इसको फिर आगे हल कर लें, 3 लिख के 3 2 आर 6, ये ज़ाहिर अब आपको पता है। तो इसको हल करेंगे, ये भी 27। तो ए वाई के लिए अब देखें हमारा बी वाला जो कॉलम है 3 1 2 अब यहाँ आ गया। बाकी दोनों अपनी ओरिजिनल हालत में रहेंगे, जो ए मैट्रिक्स के अंदर दोनों कॉलम्स हैं वो वैसे ही रहने हैं।
सही है। तो फिर इसको अगेन एक्सपैंड कराएंगे, ये आपके सामने है, 0 आएगा। फिर ए जी करेंगे तो अब हमारा 3 1 2 यहाँ आ गया, बाकी दोनों वैसे ही हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे, ये भी 27। तो अब जस्ट हमने तीनों चारों जो वैल्यूज़ निकाली हैं फार्मूले में बारी बारी आप लगाएं। ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट दोनों कट के 1 आ गया, ए वाई ओवर ए वो 0 बनता है और जी जो है वो 1 आ जाएगा। सो बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमारा दूसरा सवाल है x1 x2 x3। अब यहाँ 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3 की शक्ल में है। तो उसी तरह पहले हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, ठीक है। सारे उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे कोएफिशिएंट्स वो लिखे, x1 x2 x3, फिर 5 8 3 जो ये वाला है वो साथ लिख दिया, नाम रख दिया ए एक्स बी। फिर ज़ाहिर है ए का हमें डिटर्मिनेंट लेना है तो उसको डिटर्मिनेंट की शेप 2 लाइनें लगाएं, फिर उसी तरह फर्स्ट रो से एक्सपैंड कराएं। ये बार बार करके ज़ाहिर प्रैक्टिस हो जाती है। -15 जो है ये आएगा, ये नीचे ज़ाहिर है गलत हुआ हुआ है, तो -15 आएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह से ए एक्स ए वाई और ए जी बनाएंगे, ठीक है। हमारा बी वाला जो कॉलम है वो यहाँ आ गया, इसको एक्सपैंड किया, -5 आया। फिर ए वाई में बी जो है वो इधर आ गया हुआ है, उसको एक्सपैंड किया 19। ए जी करना है 5 8 3 यहाँ आ गया, उसको एक्सपैंड करा रहे हैं, ये आप देख लें, ठीक है जी। इस तरह से एक्सपैंड होगा, स्टेप्स ज़रा देख लें, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, वो ये आ जाएगा। और फिर फार्मूला लिखें एक्स के लिए, एक्स ओवर ए वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है। तो ये चूँकि और कटता नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, -19/5। तो ये 1/3 -19/15 और 46/15। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट भी ज़रा देख लें क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है। मैट्रिक्स इक्वेशनें सारी दी हुई हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं उसको, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म उसकी बन जाएगी, ठीक हो गया। आगे चलें, नाम शाम रखें इनके, ए डिटर्मिनेंट ये आपके सामने है, ठीक है। जहाँ से समझना है उसको रोक के वीडियो को पास करके देख लिया करें। ए एक्स है उसी तरह से एक्सपैंड किया, ए वाई में हमारा अब ये 861 यहाँ आ गया है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, आपके सामने है। और ए जी जो है उसी तरह से अब 861 यहाँ पे है थर्ड रो में, और सॉरी थर्ड कॉलम में, ठीक है। और इसे फिर हल करेंगे -9। तो उसके बाद फार्मूले में देखें लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आप देख लें और इसको खुद प्रैक्टिस जो है ये कर लें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट जो हैं ये हो जाते हैं। अब चलना है हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ उसने कोई मेथड नहीं कहा हुआ, ठीक है। तो सिर्फ ये कहा हुआ है भाई इसको सॉल्व करें। तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जब पेपर के अंदर ऐसे आए ना तो आपने कोई मेथड लगा लेना है, और ऑलवेज़ वो मेथड लगाना होता है जो आसान लगे आपको, ठीक है। ग्रामर आसान लगता है वो कर लें, दूसरे आसान लगते हैं वो कर लें। लेकिन यहाँ मैंने कोशिश की है, और नोट्स के अंदर भी जिन्होंने किया हुआ है वो उसने इन्वर्जन मेथड ही किया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें सारे मेथड आने चाहिए। तो इन्वर्स वाला मेथड यहाँ देखें कैसे करना है। सो सबसे पहले तो वही मैट्रिक्स फॉर्म बना लें, जो वेरिएबल नहीं होता उसका 0 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब नहीं था ना एक्स थर्ड वाली इक्वेशन में, तो वहाँ 0 लगा लिया है। बाकी उसी तरह से ही है, नाम रख देने हैं, ए का डिटर्मिनेंट आपके सामने हो रहा है, ये बना लिया। अब जैसे 3.4 में हमने कू फैक्टर बनाने सीखे थे, तो यहाँ पे भी हमें कू फैक्टर सारे बनाने हैं, तभी तो वो एडजॉइंट आएगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं इन सब के हमने कू फैक्टर निकालना है। इस 1 वाली पोजीशन का वही जो मैंने कहा था ना पिछली में एक्सरसाइज में, याद करें जी, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से माइनर्स जो कू फैक्टर्स जो हैं ये बनाए जाते हैं। A11, और मैंने कहा था कि वो जो हम लिखते हैं ना शुरू में -1 और उसकी पावर 1 + 1, उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ टोटका याद रखें, शुरू में आपने प्लस से स्टार्ट लेना है, प्लस माइनस ऐसे चलाते जाएं, ठीक है। हर अगले को साइन चेंज करते जाएं, तो प्लस से स्टार्ट लेना है। और 1 1 की पोजीशन के हिसाब से आपने माइनर ले लेना है। ये 1 पोजीशन है ना, तो ये और ये छोड़ के इसका माइनर जो है ये आपने यहाँ लिख देना है। फिर इसको हल करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस का साइन इन दोनों को, वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह A12 है, अब देखें यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और 1 2 की पोजीशन ये बनती है, ये और ये छोड़ के बाकी इन दोनों को लिख लें, सही है। वो उसको हल करें, माइनस बाहर होगा तो 2 माइनसेस मिलके +3 हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये सारी पोजीशंस जो हैं आपने उनके हिसाब से सारे कू फैक्टर ले लेने हैं। ये मैंने 3.4 में भी बड़ी तफसील से समझाया हुआ है, ठीक है। हर एलिमेंट का, मसलन आप देखें इस वाले एलिमेंट का कू फैक्टर लेना है, तो ये क्या पोजीशन है जी, A22, ठीक है। ये A23 वाली है,
कोई भी A31, 32, 33, तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल इस वाले का माइनर लेना है तो ये और ये छोड़ देंगे, ये चीज़ इस वाले का लेना है, क्योंकि जो एलिमेंट हो ना उसका कॉलम छोड़ते हैं और उसकी रो छोड़ते हैं, बाकी एलिमेंट खुद बहुत पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस तरह से यहाँ करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारे जब आ जाएंगे ना, A33 तक हो जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है और रो वाइज एलिमेंट्स को लिखना है। देखें आपने जो कैलकुलेशन की है तो पहला एलिमेंट 1 आया था, फिर 3 आया, उसके बाद फिर 3 आया, तो हमने इसको ऐसे ही लिखना है 1 3 3 रो वाइज लिखना है। फिर इस तरह से अगली रो, फिर इस तरह से अगली रो बना दें और ऊपर ट्रांसपोज लिखें क्योंकि इसका फार्मूला है। और अगले स्टेप में ट्रांसपोज, वही ये रो पकड़ी कॉलम, ये रो पकड़ी कॉलम, ऐसे करके अब ये बन जाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट जब आ जाए तो फिर इन्वर्स का फार्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a का जो डिटर्मिनेंट निकाला था -2 वो लिख लेंगे, साथ एडजॉइंट लिख लेंगे, तो ये हमारा इन्वर्स बन जाता है। अब इन्वर्स से आगे चलना है क्योंकि हमें x1, x2, x3 की वैल्यूज़ चाहिए। उसके लिए फार्मूला ये है कि जो आपने इन्वर्स फाइंड किया है उसको b वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं। b वाला मैट्रिक्स वही है जो इक्वल टू के उस साइड पे रकमें थी, ठीक है। तो ये वाला b वाला, तो इसको आप लिखें, पहले इन्वर्स को सारा लिखें, साथ ये ओवर वाला भी, इसको अंदर मत कभी भी लेके जाया करें क्योंकि ये फिर अंदर जाके ओवर बनाता है सबके और इनकी फिर मल्टीप्लिकेशनों में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए इसको हमेशा हम बाहर रखते हैं। अब क्या होगा, ज़रब देनी है इनको, तो ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम मल्टीप्लाई, पहला है पहले से 1 1s are 1, ठीक है, फिर -1 4s are -4, 3 1s are 3, ऐसे करके ये पहला एलिमेंट। इसी तरह अगली रो के साथ ये वाला कॉलम, क्योंकि कॉलम तो एक ही है, तो ये पूरी रो इससे, फिर ये वाली पूरी रो इससे, तो ये दोनों बन जाएंगे। और इनको हल करें तो ये -2 0 बनता है, और चूंकि बाहर एक तो ये नेगेटिव साइन है ना, इन दोनों के साइंस को उड़ा देगा, प्लस कर देगा, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो उन्होंने 1 1 हो जाना है। तो फिर x की वैल्यू भी 1 आ गई, y भी 1 आ गया और z जो है वो 0 आ गया। तो इस तरह से ये सवाल हो जाता है। अब देखें एक सवाल आपने समझ लिया है ना, तो बाकी दोनों पार्ट उसके अगले उसी तरह से ही है। सेकंड पार्ट देखें, ये इक्वेशनें बनी हुई हैं, इनको सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं, सारे कोएफिशिएंट्स को लिख लिया, x1 x2 x3, और ये जो कांस्टेंट्स हैं इक्वल टू के उधर उनको लिख लिया, नाम रख लिया ax = b। ए का देखें डिटर्मिनेंट आपके सामने है, हो रहा है, एक्सप्लेन करने की अब बार बार ज़रूरत नहीं है आपको, जाहिर है प्रैक्टिस, क्योंकि हाल ही सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, उसके साथ साथ अपने हल करने हैं सवाल, ठीक है। मैथ का बेसिक रूल यही है कि साथ साथ उसे हल करें, सॉल्व करें। जो आपने खुद कर लेना है ना, वो मैं जितना मर्जी बताता रहूँ आपको, तो जो आप खुद करेंगे वही आपको सही समझ आनी है, समझ के, ज़ाहिर है जब पहले आप देख लेंगे तो फिर समझ आएगी। ओके, तो A11 आपके सामने, A12 ये वैल्यूज़ आ रही हैं, खुद करें और साथ साथ वैल्यूज़ चेक कर लें सही हैं कि नहीं, 0 4 2 5 इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है ना, ये सारी। और जब ये सारी वैल्यूज़ आ जाएं तो इनको फिर आपने एडजॉइंट ए के अंदर मैट्रिक्स की फॉर्म में रो के हिसाब से लिखना है, ऐसे लिखेंगे, ऊपर ट्रांसपोज है, जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर ये शेप बन जाएगी, ठीक है। और इसको साथ आप मिलाएंगे डिटर्मिनेंट से तो इन्वर्स बन जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट। और जब ये इन्वर्स आ गया तो इन्वर्स को फिर उसके साथ b के साथ आपने मल्टीप्लाई, तो ये से मल्टीप्लाई होगा, 0 3s are 0, 5 0s are 0, 5 4s are 20, इस तरह से करके ये सारा फिर इसके साथ, सही है। और ये आपके सामने है, और ये फिर 10 को अंदर ले जाएंगे, जो भी बनता है 20/10, ठीक है। 28 में से 12 निकालें, 16 16/10, तो ये बाहर वाला 10 जो है सबको जाके डिवाइड कराएगा, तो फिर ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास बनती हैं, x2 बन गया, y -8/5 और z 1/5। तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट इक्वेशंस बनी हुई हैं, ठीक है जी, मैट्रिक्स फॉर्म बना ली, ax = b, ए का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट का ये सारा प्रोसेस, आंसर 8 आ गया। फिर कोफैक्टर्स A11 उस तरह से, A12 A13 सारा वही प्लस माइनस ऐसे चलाते जाएं, और बाकी कोफैक्टर्स भी बना लें, ठीक है जी। तो ये बस माइनस प्लस का ज़रा ध्यान रखना है, बाकी ईजी है काम प्रैक्टिस के साथ। एडजॉइंट ऑफ ए में लिखेंगे, ऊपर टी लिखेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे अगले स्टेप में, और फिर हम डिटर्मिनेंट को और एडजॉइंट को मिलाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। तो इन्वर्स की जो शेप है वो ये वाली आ गई। अब वही बात, इन्वर्स को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है जी, b से,
तो इन्वर्स को लिख के b से मल्टीप्लाई, वो आपके सामने वैल्यूज़ आ रही हैं, और जो जो एक एक सिंगल वैल्यू बन जाए तो फिर आप बाहर वाले 8 से उन्हें डिवाइड करा लें, सारे 8 8 ही आ रहे हैं। तो x भी 1, y भी 1 और z भी 1, तो सारी वैल्यूज़ 1 1 आ गई। लो जी, अब इस सवाल में एक नया मेथड आएगा हल करने का। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि जब 3.4 कर रहे हैं तो ये आसान लगेगा आपको। कहता है जी आपने ये इक्वेशन सिस्टम को हल करना है, लेकिन किस मेथड से करना है? आपने पहले बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वहाँ पे भी 3.4 में भी हमने ये बनाया था, लेकिन वहाँ पे हमने आइडेंटिटी को साथ इन्वॉल्व किया था। यहाँ पे इसको इन्वॉल्व करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाना है कि इसके सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिख लेने हैं, बीच में ना डॉटेड डॉटेड एक पर्दा सा लगा लेना है, और ये जो हमारा ये जो बी मैट्रिक्स बनता है इन एलिमेंट्स को साथ लिख लेना है। सही हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको कहता है बना के ना, तो कहता है इसको दो तरह से हल करें। एक है एचिलॉन फॉर्म, एक एचिलॉन फॉर्म से हल करें कि x1 x2 x3 क्या आता है, और उसके बाद कहता है वही आंसर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से भी बनाएं। ये दोनों हम अभी करके देखते हैं। देखें अब हमारे सामने जो है वो ये चीज़ होगी। अब इसको हल करने का जैसे वहाँ मैंने ऑगमेंटेड में तरीका बताया था कि पहला एलिमेंट देखें क्या है, 1 है तो ठीक है, बेहतरीन काम है। अब उस 1 की हेल्प से आपने इसके कॉलम के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको ज़ीरो करना है। इस 1 की हेल्प से 2 को भी ज़ीरो करना है, 5 को भी ज़ीरो करना है। तो ये 2 कैसे ज़ीरो हो सकता है? इस रो को, ये जो रो नंबर 1 है उसको आप -2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करवा दें, क्योंकि देखिए -2 1s और -2 होगा ना, तो वो जब इस इधर आएगा तो 2 -2 होकर 0 हो जाएगा। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कराएं, -5 से, और -5 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करा दें। तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि जी R2, ये R2 है ना, R2 -2R1, ये देखें ये साथ नज़र आ रहा होगा, R2 -2R1 कि R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया है फिर R2 में ऐड कराया है। और इस तरह दूसरा काम कि R1 को एक दफ़ा -5 से करवा के फिर R3 में ऐड करवाएं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 हो जाएंगे। अब ज़रा ये एक दफ़ा देख लें, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। -2 से करेंगे, इधर आएगा तो 0 हो जाना है। यहाँ करें ज़रा, -2 और -2 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और ये 3 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 7। ये देखें 7 हो गया। यहाँ पे भी -2 आना है तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4, 4 हो गया। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। देखें 5 हुआ है, यानी हम सही लिख रहे हैं। और फिर यहाँ -2 आना है, 2 1 ज़ार 2, माइनस भी प्लस हो जाएगा, 2 आएगा। तो 2 और ये 1 ऐड करके 3 कर लें, तो देखें ऐसे हो गया। तो ये अगर ज़ुबानी आप कर सकते हैं करें, वरना कहीं रफ पेज रख लें, उसमें लिखते जाएं साथ साथ, तो उस तरह से भी हो जाता है। तो अगेन ये प्रैक्टिस के साथ होता है। अब यहाँ आना था तो यहाँ 5 के साथ, यानी इस पहली रो को -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, 5 -5 ज़ाहिर 0 हो जाना है। अब यहाँ आएंगे ना -5, तो फिर माइनस प्लस होगा, 5 2 ज़ार 10, 10 में से ये -4 निकल जाएगा तो देखें 6 रह गया। फिर यहाँ पे वही 5 2 ज़ार 10, 10 होना है, 10 में से ये -3 निकल जाएगा तो 7, देखें 7। फिर यहाँ पे किसे करते 5 से, 5 1 ज़ार 5, -5 था तो दोनों प्लस, यानी प्लस का 5 और ये 1, देखें 6 हो गया। तो इसका मतलब ये हमने सही किया है। ये वैसे करवा रहा हो ना तो मे भी लेंथी लग रहा हो या मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये आपके जहन के अंदर ये चीज़ होती चली जाती है, इतना मुश्किल नहीं लगता ये। अब जब ये स्टेप बन जाता है तो अगला स्टेप ये होता है कि जैसे यहाँ आपने 1 किया है, इधर आप 7 की जगह पे 1 करें। दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है उसको 1 करें। अब इस इधर तो 7 है तो ये 1 कैसे होगा? 7 से डिवाइड करा दें, R2 को 7 पे डिवाइड। तो देखें आगे हमने ये लिखा है R2 इंटू 1/7, 7 पे डिवाइड। तो 7 1 ज़ार 7, 5/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 पे डिवाइड होना है। बाकी दोनों रोज उसी तरह से। अब क्या होगा उससे आगे, अगेन अब इस तिरछी, क्योंकि अभी हम एचिलॉन फॉर्म यही है। एचिलॉन फॉर्म ये होती है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये 1 1 हो जाएं और उनके नीचे सारे 0 हो जाएं, इसी हम कहते हैं एचिलॉन फॉर्म। ये याद रखना है, डायगोनल 1 1 हो और किसी एक तरफ ऊपर या नीचे, और हम नॉर्मली नीचे ही 0 करते हैं। तो हमें इस 1 की हेल्प से इस 6 को हमें 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रो को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, R3 - 6R2, ठीक है। और ये हम इस तरह से करेंगे और देखें ये तो जाहिर है इसमें 0 हो ही जाना है। नेक्स्ट क्या होगा कि इसको आपने 6 से करना है ना ज़रा, 6 5 ज़ार 30, -30/7
+7, ये मैंने आगे लिखा है, आप भी एक साइड पे लिख के ना तो साथ कैलकुलेटर पकड़ के उसको हल कर लें। फिर इस तरह यहाँ पे -6 आएगा ना, तो -6 आर 18, तो -18/7 +6, और वो भी ज़ाहिर है आप कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा लिखेंगे तो वो आंसर मिल जाता है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की हुई हैं। ये एक तो हमने R3 -6 R2 लिखा है, और वो जो माइनस करने वाला प्रोसेस था वो भी मैंने लिखा है, पहली अमाउंट ये बनी थी ये, और कैलकुलेटर में इसको लिखेंगे तो वो डायरेक्ट आपको ये वैल्यूज़ मिल जानी है। तो ये शेप बन जाएगी। अब क्या होना है, देखें यहाँ 1 यहाँ 1, तो अब इस जगह पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ जो भी चीज़ है उसका उल्टे से हमें ज़रब देनी होती है, या कह लें कि डिवाइड करना है उसे। तो 19/7 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/19 से। तो इधर भी 7/19, इधर भी 7/19, तो हमारी जो रो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 7/19 से। वो मैंने यहाँ किया, ये ज़ाहिर ऊपर गलती हो गई थी। तो ये वाला अगला स्टेप बनता है 7/19 R3। बाकी पहली रो दूसरी रो वो वैसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे देखें इधर तो 1 हो जाना है। अब ये देखें ज़रा, 7/19 जब यहाँ आना है, ऊपर 7 आएगा ना, 7 7 कट जाएगा, 24/19 बन जाएगा। तो 24/19 देखें आ गया। तो ये वाला स्टेप बन जाता है। अब देखें यहाँ, ये देखें तीनों जो डायगनल्स हैं वो हमारे 1 1 हो गए हैं, और नीचे सारे 0 हो गए हैं। तो ये हमारी होती है एचिलॉन फॉर्म। अब इसको हमने दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिख के x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बस कैसे लिखेंगे, ये है ना 1x1 -2x2 -2x3 इक्वल टू -1, ऐसे लिखेंगे। 0x1 + 1x2 + 5/7x3 इज इक्वल टू दिस वन। और यहाँ पे तो x1 x2 की जगह 0 है, तो x3 इक्वल टू 24/19। तो ऐसे करके हमने ये इक्वेशनें जो हैं वो लिख लेनी है। अब यहाँ से देखें, नज़र आ रहा है कि x3 जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास, वो x3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कराएंगे तो x2 भी निकल आएगा। सो देखें, उसकी जगह पे x3 की वैल्यू लिखी है। अब ज़ाहिर है ये चीज़ पूरी उधर जाके सब्ट्रैक्ट होनी है, माइनस होनी है। बाकी इसको मल्टीप्लाई करा लें, 24 5 ज़ार 120, 19 7 ज़ार 133, तो माइनस होने लगे हैं। तो अगेन कैलकुलेटर में डायरेक्ट करें, अब एलसीएम की ज़रूरत भी नहीं होती। आपका अगर अच्छा कैलकुलेटर है बटे वाला, तो वो आपको कर देता है ये। तो x2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब जब x2 भी है x3 भी है, तो जो पहली इक्वेशन है वहाँ x2 और x3 की जगह पे वैल्यूज़ लगाएंगे और x1 निकल आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वो देखें वैल्यूज़ लगाएंगे। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करा लेना आपस में, और फिर इन दोनों को उधर ले जाएंगे। यहाँ देखें ये दोनों माइनस माइनस प्लस हुए ना, उधर जाके इन्होंने माइनस हो जाना है। ये देखें माइनस, ये माइनस है, उधर जाके इसने प्लस हो जाना है। और फिर अगेन कैलकुलेटर में ये सारा आप इकट्ठा लिख सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। तो इस तरह से आंसर निकालना, ये तरीका कौन सा है, एचिलॉन फॉर्म वाला। लेकिन अब उसने कहा इसी सवाल को आपने रो एचिलॉन फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था ना, ये मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और उसके बाद इक्वेशन बना ली थी, इसी को हम लिखेंगे और आगे चलाएंगे। अब रो एचिलॉन में क्या होता है कि ऊपर भी सारे ज़ीरो होते हैं, जैसे ये नीचे तीनों ज़ीरो की हैं ना, तो इनको भी हमने ज़ीरो कराना है। तो वो हम आगे लिख के इसे हल करते हैं। सो देखें, उसको हमने एक दफ़ा ऐसे ही जैसे था पीछे वैसे लिख लिया, और इसको हल करने पे चलेंगे। अब यहाँ 1 है और इसकी हेल्प से आपने ऊपर 0 कराना है। तो चूंकि वहाँ -2 है तो इधर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कराना। देखें, R1 + 2R2 एक दफ़ा में एक ही स्टेप होगा, क्योंकि अगली दफ़ा फिर इस 1 की हेल्प से इनको 0 करा लेंगे। तो ये 2 स्टेप्स के अंदर फिर आंसर बन जाता है। तो वो हम देखें 2 से मल्टीप्लाई करा के उसमें ऐड, तो वही बात है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। तो 10/7 - 2, वो देखें मैंने लिखा साइड पे, और उसको आप कैलकुलेटर में हल कर लें तो वो -4/7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे वाली चीज़ें भी, ठीक है। तो ये आपका ये पहला पोर्शन ये बन जाता है। अब जब ये चीज़ बन जाएगी तो फिर अब आपने ये देखना है कि इस 1 की हेल्प से ऊपर वाली दोनों चीज़ें 0 हो जाएं। अब फॉर एग्जांपल इसको हमने करना है, तो अब यहाँ 1 है, तो जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ बने। तो 4/7 से मल्टीप्लाई इसको करवा के उसमें ऐड, क्योंकि उसका अपना पहले ही माइनस है। तो 4/7 से R3, तो देखें यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, कि हम क्या कर रहे हैं कि R3 को 4/7 से मल्टीप्लाई करा के किस में ऐड कराएंगे, R1 में। तो R1 + दिस वन, ठीक है, ऐसे हो गया। और R2 के लिए हमने क्या करना है, ये भी अभी देख लें कि देखें ये 5/7 है, तो यहाँ फिर -5/7।
तो फिर हम क्या करेंगे, -5/7 R3। सॉरी, ये मैंने नीचे लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये वही चीज़ के साथ हमें लिख लेना चाहिए कि हमने क्या ऑपरेशन कराना है। सो देखें 4/7 से इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर ऐड होगा, 0 हो जाना है। यहाँ देखें 4/7, 4 के साथ 24 मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ 19 मल्टीप्लाई होगा। वो आप लिख लें साइड पे, 96/133। और उसने फिर जाके उस वाले के साथ होना है, तो वो -1/7 है वो उसके साथ। तो ऐसे रफ में आप लिख लिया ना ये चीज़। अब इसको हल करने नहीं बैठना, कैलकुलेटर पकड़ना है, उसमें लिखना है, तो वो खुद बना देगा 11/19। इसी तरह चूंकि अगला ये 5/7 से हो रहा था, तो फिर आपने ज़ाहिर है इसको भी 5/7 से मल्टीप्लाई करा के उसमें सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो वो आपने ऐसे साइड पे लिख लेना है, उसको भी हल कर लेना है, तो वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको। तो अब इस तरह से देखें, अब ये सारा आइडेंटिटी बन जाता है। तो जब ये सारा आइडेंटिटी बन जाए तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ये कौन सा मेथड है, रो एचेलॉन फॉर्म। और यहाँ डायरेक्ट आंसर है, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू ये है। वो आपने ज़ाहिर है नीचे उसको अलग-अलग लिख देनी है। तो दोनों तरीके से ये सवाल हो जाता है। अब यही सारा एग्जैक्ट प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 का 2 के अंदर भी होना है। आपके पास ये मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पड़ी हुई है, क्योंकि इक्वल टू के उधर नंबर्स हैं। हमने क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, तमाम कॉन्स्टेंट्स को लिख लेना है, साथ इधर जो आ रही है चीज़ वो लिख देनी है, जैसे पीछे बनाया। अब जब ये ऑगमेंटेड बन गया है तो उसके साथ इस 1 की हेल्प से इनको 0 कराना है। तो यहाँ चूंकि 2 है तो इसको -2 से मल्टीप्लाई, R1 को -2 से मल्टीप्लाई और इन दोनों में ऐड। देखिए हमने लिखा R1 को -2 से R2 में, R1 को -2 से R3 में ऐड। ठीक हो गया ना, तो वो इकट्ठा कर देंगे। तो फिर वही है, अब -2 1 और -2 होगा, इसमें ऐड होगा 0, -2 और ये जो 2 है ये बन गया 4, -4 और +1 करेंगे तो देखें -3। ठीक है, -2 1 2, फिर इसमें करेंगे उसने 0 हो जाना है। -2 2 4, -4 और ये -1 -5। ठीक है, इस तरह से यही चीज़ यहाँ नीचे हो जाएगी। तो 1 के साथ वो सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब आपको पता है अगला स्टेप वही है कि इसको आपने 1 कराना है। तो एक तो माइनस के साथ और एक दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई, -1/3 R2, -1/3 R2। ठीक है, तो वो बाहर है, यहाँ 1 हो गया, वो आगे तो 0 है, वो 0 ही रहेगा। इसका माइनस कट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये हमारी अब दूसरी इक्वेशन जो है वो आ गई, दूसरी ये जो रो है। अब इधर 1 हो गया तो उसके नीचे, ऊपर नहीं, ऊपर अभी हमने नहीं करना, नीचे 0 कराना है। और ये देखें बड़ा आसान है, जस्ट ऐड करवाने से। तो R3 में R2 को ऐड कराएं, R3 में R2 को ऐड कराएं, तो R1 R2 वैसे ही रहेंगी। R3 ने चेंज होना है, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 - 3 -3 रहता है, और 5/3 और 5 को ऐड करेंगे 20/3 बन जाएगा। अब आप खुद बताएं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, तो फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस रो को, रो नंबर 3 को -1/3 से मल्टीप्लाई। तो अगला स्टेप हमारा यही बनेगा। देखें -1/3 R3, तो वो करेंगे तो ये बन गई। अब चूंकि ये एचेलॉन फॉर्म के लिए बन गई है प्रॉपर शेप, तो आप इसको लिख लें, x1 + 2x2 + x3, सॉरी यहाँ पे y z है, तो x + 2y + z = 2, और इस तरह से ये इक्वेशन लिख लेंगे। अब यहाँ से वही बात कि हमेशा थर्ड वाली पे देखते हैं, वहाँ पे z की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है -20/9, वो लिख ली। सेकेंड वाली इक्वेशन में x और z भी 0 है, तो फिर y की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है 5/3, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराएंगे, तो वहाँ से जब इसे हल कराएंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये एचेलॉन फॉर्म से हो जाता है। अब हमने रो एचेलॉन फॉर्म बनानी है, तो उसी मैट्रिक्स को जहाँ छोड़ा है उसे, उस मैट्रिक्स को लिखेंगे और देखेंगे कि क्या चक्कर है। इस 1 के ऊपर 2 है, तो हमें फिर क्या करना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड। सो देखें -2 से मल्टीप्लाई करा के R1 में ऐड। सो जाहिर है उसने 0 हो जाना है, और ये 0 है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना। इसका देखना है, -2 से करा रहे हैं ना, -2 5 = 10, -10/3 + 2। ये देखें -10/3 + 2, इसको आप कैलकुलेटर पर करें तो आपको वो 2 मिल जाएगा। सही है, सॉरी -4/3 मिल जाएगा, यहाँ पे हैं हम। ठीक है, बाकी वो दोनों वैसे की वैसे ही आ जाएंगे। अब ये 1 रह गया, क्योंकि इसको भी 0 कराना है, और वो ये वाला 1 किससे 0 होगा, इससे, और ये हाल ही हम माइनस होने से। ठीक है, 1 माइनस ये वाला 1, तो R1 में से R3 ने माइनस होना है। तो ये देखें R1 - R3, तो वो हम करा देंगे, जस्ट माइनस होना है। अब यहाँ इसने होना ना माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, 20/9 - 4/3।
ये देखें साइड पे लिख लें और कैलकुलेटर में करें तो आपको वो वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, -4/3 बन जाएगी। तो ये देखें इस तरह से अब जब बन गई आइडेंटिटी, इधर हमारे ये आंसर्स हैं, x की वैल्यू जो है 8/9, y की ये, z की ये, और ज़ाहिर है दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं, चाहे एचिलॉन हो चाहे रो एचिलॉन हो। तो फिर अगेन जब जहाँ ना बताया हो तो जो हमें आसान मेथड लगे वो हम कर सकते हैं। इसी सवाल का थर्ड पार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है। x1 x2 x3 की 3 इक्वेशनें हैं, हमने उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, 1 2 3 4 1 2 2 -2 एंड -2, वो लिख के साथ डॉट डॉट लगा के 2 9 12 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बना लेंगे। 1 की हेल्प से इधर 0 0s लाने हैं, तो इधर 2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करके R1 को R2 में ऐड, फिर इसके लिए चलना है तो R1 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड, तो वो हम यहाँ साइड पे लिखेंगे और वो प्रोसेस बड़े सुकून के साथ आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ज़ाहिर हो जाएगा। अब 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तो ज़ाहिर है -1/7 से डिवाइड, ठीक है, 1 -1/7 लिख देंगे, वो चीज़ बन जाएगी। अब इस 1 की हेल्प से नीचे 10 को 0 कराना है, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है इसको 10 से ज़रब दिला के इसमें ऐड कराएंगे ना, तो 10 1 ज़ा 10 और ये ऐड होगा 0 हो जाएगा। यहाँ 10 से करेंगे, 10 6 ज़ा 60, 60/7 -8 साइड पे लिख लें, 60/7 -8, कैलकुलेटर पे हल करें आपको वो वैल्यू मिल जाएगी 4/7, ठीक है जी। इसी तरह इसको 10 से 10 5 ज़ा 50, 50/7 बनेगा, उसमें 6 ऐड होना ये वाला, तो फिर वो -8/7, और फिर वही कि अब यहाँ भी 1 लाना है, तो 4/7 है तो 7/4, तो 7/4 R3 वो हम लिखेंगे आगे, 7/4 R3 वो करेंगे तो हमें ये भी मिल जाएगी। और यहाँ देखें सीधा काम हो गया। अब फिर दोबारा उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, एचिलॉन फॉर्म के हल करने के लिए, तो हमें थर्ड इक्वेशन से ऑलवेज वैल्यू मिलती है, x3 की वैल्यू -2 मिल गई, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करा रहे हैं, और सेकंड इक्वेशन में पुट करा के उसको दूसरी तरफ ले जा के और आंसर उसका भी 1 आ रहा है। और फिर x2 और x3 दोनों की वैल्यूज़ लगा के फर्स्ट इक्वेशन में, तो x1 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं और वो भी वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से ये एचिलॉन फॉर्म से हो गया आंसर। अब इसकी रो एचिलॉन फॉर्म देख लें। अब जाहिर है इस 1 से ऊपर ज़ीरोज़ करने हैं और इस 1 से ये ऊपर 0 करना है, तो ऑलवेज पहले इससे करते हैं जहाँ सिंगल अमाउंट है, इस डबल वाली को पहले नहीं करना शुरू कर देना, ठीक है। इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 करना है, तो 4 है, -4 से मल्टीप्लाई, R2 को -4 से मल्टीप्लाई, उसमें ऐड, वो हम लिखेंगे R1 -4 R2, ठीक है। तो वो हम करेंगे तो ज़ाहिर है फिर ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तरीका मैंने आपको समझा दिया। और अब इस 1 की हेल्प से इनको 0 कराना है, ठीक है। तो वो देखें लिखा है कि R3 को 10/7 से, क्योंकि वो 10/7 है ना ऊपर, और फिर R1 में ऐड, और R3 को 6/7 से, क्योंकि ऊपर 6/7 है, और R2 के अंदर ऐड, तो वो फिर हम करेंगे। तो ये अच्छी बात ये है कि ये इसमें ओवर्स कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना खुद पागल हो जाएंगे आप ठीक है, क्योंकि चीज़ें ही इस तरह की हैं कि माइंड घुमा देती हैं। तो जितना कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं ना, वो फ़ायदेमंद बात हो जाएगी। तो x3 की वैल्यू ये आ गई, x2 की वैल्यू ये आ गई, और x की वैल्यू ये आ गई। तो x1 x2 x3 या जो भी x y z है वो वैल्यूज़ हमें ऐसे करके लिख देंगे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये थोड़े मज़े के सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, जल्दी होने वाले हैं। और ये असल में है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या फ़र्क है कि हमारी जो इक्वेशन होती है ना, उसमें कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हों तो उसको हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। जैसे पिछले सवाल हमने किए हैं सारे, उनमें यहाँ कुछ ना कुछ आ जाता था, ठीक है, वो नॉन होमोजीनियस है। लेकिन जब सारे के सारे ये कांस्टेंट्स 0 हों तो फिर ये क्या होती हैं, होमोजीनियस। अब देखें ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ना, कहता है इसके 2 तरह के आंसर होते हैं। ये थोड़ा सा समझ लें, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल कहते हैं उसको कि देखें ये चूँकि इक्वल टू 0 है ना, तो उसके कहने का क्या मतलब होता है कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो भी प्लस माइनस हम करा रहे हैं आंसर 0 आता है। तो ये एक आंसर वो 0 कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि अगर x भी 0 हो, y भी 0 हो, z भी 0 हो, ठीक है, तो ज़ाहिर है उससे फिर ये सारी साइड 0 हो जाती है, ये भी 0 हो सकती है, ये भी 0। तो कहते हैं ये जो आंसर हम कहते हैं ना कि भी x 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तो इस आंसर को हम कहते हैं ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है जी। और अगर उसके अलावा कुछ आंसर देना है तो उस आंसर को हम फिर कहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन,
तो ये एक पहली चीज़ तो जो है वो याद रखनी है आपने। ठीक हो गया। अब नॉर्मली हमें क्या करना होता है कि जब कहे ना इसका आंसर निकालें, हल निकालें, तो ट्रिवियल तो बड़ा आसान है। ट्रिवियल तो हम कह देंगे भाई लो जी ये आंसर है उसका, एक्स वाई जेड तीनों ज़ीरो हैं। लेकिन हमें वो नहीं देना होता, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देना होता है। तो वो कैसे करते हैं उसके लिए फिर प्रोसेस है एक। देखें सबसे पहले तो वही आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है जैसे बनाते होते हैं, कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, और इधर तो है ज़ीरो तो वो ज़ीरो ज़ीरो लिख देंगे। फिर ये जो हमारा ए मैट्रिक्स बनता है ना, जिसका नाम हम ए रखते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट हमेशा ले के पहले चेक करते होते हैं। अगर तो देखें इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है ना ज़ीरो, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ज़ीरो किसी भी चीज़ का आ जाए तो आपको पता है उसका इन्वर्स नहीं मालूम हो सकता। ठीक है ना, अगर तो डिटर्मिनेंट कुछ आ जाए वैल्यू तो उसका इन्वर्स बना सकते हैं, वरना अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये लिखेंगे कि इसका ए इन्वर्स डू नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स नहीं हो सकता। सो द इक्वेशन सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये आपने थोड़ा सा टोटका याद रखना है कि जब भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, या ये कह लें कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है, तो फिर उसका हम फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि ट्रिवियल तो हमेशा होता ही होता है। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए हम ये कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, कि भाई उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या ये हाल ही कह लें कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है कि नहीं। अगर ज़ीरो हो जाए तो हम उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे सकते हैं। पहले हम यहाँ तक करके ना, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एक सिंपल एक तरीका लेना होता है कि ये जो पहली दो इक्वेशन है ना, यही पकड़ लिया करें। और कैसे, एक दफ़ा ना इनका एक्स ख़त्म करवाएं, बाकी रह जाता है वाई और जेड, और एक दफ़ा वाई ख़त्म करवाएं तो बाकी एक्स और जेड रह जाता है। अब ये प्रोसेस हमने करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्स ख़त्म कराना है तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे तो दो है ना एक्स के साथ, तो यहाँ पे भी दो लगा लें। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ये नाम रख लें इनके, इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि ये यूज़ होती हैं आगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के सेकंड वाली में से सब्ट्रैक्ट, तो वो हम ये कर रहे, मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर नीचे लिख लिया, इन दोनों ने कट जाना है। और देखें 4y में से 1y निकाल लें, 3y, ये जमा का 4 है और ये जमा का 5 है, 9z हो जाएगा। और एक को एक तरफ कर लें, यानी 3y उधर ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, 3y इज इक्वल टू 9z। तो अगला जो हमारा स्टेप बनेगा 3y इक्वल टू 9z, वो हम लिखेंगे, 3 से 9 कटेगा, y इज इक्वल टू 3z। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास कि y जो है वो 3z के इक्वल है। अब अगर हमने y को ख़त्म कराना है तो फिर हमें क्या करना है, इधर 2y है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के उसमें से सब्ट्रैक्ट। तो ये देखें हम ये किस तरह से करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट करवा दिया इक्वेशन 1 में से, वो लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन होगी तो अब ये कट जाएगा, -4x और ये प्लस का है तो -3x होगा, -10 और -2 -12, और इसको उठा के, या ये समझ लें कि इसको उठा के उधर लेके गए हैं तो वो पॉजिटिव हो गया, 3x पॉजिटिव हो गया और वो खुद ही माइनस है, तो 3 4 ज़ार। अब ये x इज इक्वल टू -4z। अब ये असल काम है कि देखें z हमेशा उस तरफ रखना है हमने। एक दफ़ा हम क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू ये वाला z, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू ये वाला z। अब असल आंसर देने का वक्त आ गया। हमने क्या करना है, z को खुद से अज्यूम कर लेना है कि वो t है। ठीक है, z को खुद से सपोज कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि z t है। अब z अगर t है तो इस z की जगह t लगाएं तो x किसके बराबर हो गया, -4t के, x बराबर -4t, और वहाँ पे z की जगह आप t लिखते हैं तो y बराबर 3t, तो देखें y बराबर 3t। तो अब ये हम एक सोल्यूशन उसको दे रहे हैं कि भाई z जो है इसके बराबर, लेकिन अब ये देखें एक सिंगल आंसर नहीं है। अब यहाँ t की वैल्यू कोई लगा लें, 1 2 3 4 5, तो उसके लिहाज से ये x y z के बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट आंसर्स दे सकते हैं। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का यही होता है कि ये बहुत ज़्यादा आंसर्स होते हैं। आमतौर पे हम एक ही आंसर निकालते हैं, जैसे पिछले सवालों में हमने किया था। सेकंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है जो स्टेप्स हमने पिछले सवाल में किए हैं, एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना लें उसकी, और इसका हमें हमेशा जो है हमने डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेना होता है, ज़ीरो आना चाहिए, तभी उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल होगा। ये 1 2 लाइन लिख लें कि भाई इसका सोल्यूशन हो सकता है नॉन ट्रिवियल वाला, और फिर वही काम करें कि x को एक दफ़ा एलिमिनेट करवाएं, एक दफ़ा यहाँ पे x y z नहीं है, x1 x2 x3 है, तो एक दफ़ा x1 को ख़त्म करा लेते हैं, एक दफ़ा x2 को ख़त्म करा लेते हैं। x1 के ख़त्म कराने के लिए फिर वही कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से सब्ट्रैक्ट,
और जब हमने x2 को ख़त्म कराना है तो फिर इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तीसरी को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, पहली दूसरी से ही काम चल जाता है। तो वो देखें हमने ये प्रोसेस किया है। पहले हमने क्या किसको ख़त्म करा रहे हैं, x1 को, तो ये ख़त्म होगा -7 हो जाएगा, ये भी -7 हो जाएगा। x2 को उधर ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, 7x2 इज इक्वल टू -7x3। तो ये हमारा स्टेप बन गया, 7 से 7 कट जाना है, x2 इज इक्वल टू दिस वन -x3 के इक्वल। अब इसी तरह से जब हमने वो x2 को ख़त्म कराना है तो आपको बताया था 4 से मल्टीप्लाई कराना है आपने, ठीक है। तो फिर वही सब्ट्रैक्शन होगी, ये दोनों कटेंगे, ये भी फिर 7 आ गया, ये 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी को उधर ले जाएं ताकि पॉजिटिव हो जाए, 7x1 इज इक्वल टू दिस वन, 7 2s आर। तो अब x1 इज इक्वल टू 2x3। अब अगेन x3 को लेट करना है, जैसे वहाँ z को लेट किया था। तो z है या x3 है, वो जो तीसरा वेरिएबल है उसी को लेट करते हैं। तो x3 को t लेट कर लें, तो यहाँ t लगाएंगे तो x1 की वैल्यू 2t आ जाएगी, और वहाँ t लगाएंगे तो x2 की वैल्यू -t हो जाएगी। तो इस तरह से आंसर हम ये वाला आंसर दे देंगे उसे। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास, उसको मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया, a का डिटर्मिनेंट ले लिया, 0 आ गया है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो सकता है। और फिर उसी तरह अब x1 को ख़त्म कराना है तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़रब दिलाने की, दोनों सेम है, एक जैसे हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट करा देंगे, माइनस करा देंगे। तो वो हम माइनस करा के तो इस तरह से 3x2 प्लस 6x3 होगा, उधर जाएगा माइनस होगा, 3 से डिवाइड होगा, -2x3 बन जाएगा। x2 बराबर -2x3। और जब आपने x2 को एलिमिनेट कराना है तो उसके लिए इधर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 को 2 से ज़रब दिला के उसमें ऐड, क्योंकि वो पहले ही अपोजिट साइन है, वो माइनस का 2 है, प्लस का 2 आएगा, तो वो अगले स्टेप में हम इसको कर रहे हैं। सो ये देखें, तो उन दोनों के इकट्ठा लिखा, फिर ज़ाहिर इनको ऐड करवाना है, तो ये दोनों कट गए, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, उधर जाके माइनस, आसान सा काम है, 3 पे डिवाइड। और उसी तरह एंड पे दोबारा x3 को t लेट करें, वैल्यूज़ पुट कराएं, तो x1 x2 भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है, और क्या इन्फॉर्मेशन है कि सिस्टम जो हमारे पास ये दिया हुआ है उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल है, खुद ही उसने बता दिया है। और अभी हम पीछे यही करते आ रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल जब कब आता है सोल्यूशन, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे ना। अब हमें पता है कि चूंकि नॉन ट्रिवियल है सोल्यूशन इसका, तो a का डिटर्मिनेंट 0 हम लिख सकते हैं, तो यहीं से आंसर बनाना है हमने। तो a का डिटर्मिनेंट ये वाला लाइनें लगा के इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट जैसे हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड कराते हैं वो हम करेंगे, 1 लिखा, साथ उसका माइनर, फिर -1 लिखा, फार्मूले का माइनस आता है, और फिर इसका ये वाला और ये वाला माइनर, और फिर 1 लेके ये और ये छोड़ के ये वाला माइनर, इक्वल टू 0। अब इसे हल करें, 1 लिख के, 1 का तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, ब्रैकेट लगाने की। सो 2 1 2 -2, और फिर माइनस फार्मूले का आना है और माइनस इसका आना है, तो प्लस हो जाएगा 2 लैम्डा। फिर ये -1 ये है, 2 2s आर 4 हो गया, माइनस का 4, और माइनस फार्मूले का प्लस लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा, है ना। और इस तरह से ये, और इसी को हम हल करते हैं, -2 + 2 लैम्डा, माइनस से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 4 में से 1 निकालें 3, 3 1 3, और इसको हल करें, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा ये, और 4 और ये करें तो 5, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, -5। तो लैम्डा की वैल्यू -5 आई, और यहाँ पे सवाल एंड नहीं हुआ, लैम्डा तो फाइंड हो गया, लेकिन कहता है कि वो लैम्डा की वैल्यू आपने इक्वेशन में पुट करा के उन इक्वेशनों को फिर उसका जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वो फाइंड करके देना है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कैसे फाइंड कर रहे थे, पिछले सवाल की तरह, ठीक है, जिसमें वो 3 पार्ट हमने किए हैं। तो हमने किसी एक वेरिएबल को पहले ख़त्म करा लेना है, पहले y ख़त्म करा लें, फिर बाद में x ख़त्म करा लें। y के लिए तो बड़ा इजी है, इन दोनों इक्वेशनों को जस्ट सब्ट्रैक्ट करवाना है, माइनस कराना है। तो वो देखें, हम माइनस कराएंगे, यहाँ अलामतें चेंज करवाएं उनकी, ये दोनों कट जाएंगे, ये -x हो गया, -5 और 1 ये -4 हो जाएगा, और उधर जाके उसने ज़ाहिर है x को हम उधर लेके जाते हैं ना, ताकि x पॉजिटिव हो जाए, तो x पॉजिटिव इज इक्वल टू -4z, ऐसे करके लिख लें। और इसी तरह हमने अगर क्या कहते हैं उसको x को एलिमिनेट कराना है, तो उसके लिए यहाँ देखें, इधर भी सिंगल x है, इधर भी सिंगल x है, थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर लें साथ, तो पहली और तीसरी को माइनस करा लेंगे। तो पहली और तीसरी को ऊपर नीचे लिखेंगे, माइनस कराएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो फिर ये -2 और +1 -1, और ये +2 और 1 +3, और अगेन y को उधर ले जाए ताकि y = 3z आ जाए, y = 3z।
अब फिर वही z को t फर्ज कर लें और इधर पुट कराएंगे तो y 3t के बराबर हो जाएगा, और x वाले में पुट कराएंगे तो -4t हो जाएगा। सेकंड पार्ट है उसी तरह से ही करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन सिस्टम है हमारे पास, हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, लेकिन यहाँ पे देखें 2 लैम्डास आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, हल तो उसी तरह से ही करना है। डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल रखना है। डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है 1 लिख के 4 1 ज़ार 4 और 3 लैम्डा ऐसे, फिर -4 लिख के और फिर ये 2 4 ज़ार 8 और 3 3 ज़ार 9 वो लिख लिया, ठीक है, प्लस लैम्डा लिख के और लैम्डा का ये छोड़ के ये आना है ना, तो 2 लैम्डा -3 वो लिख दिया, और इसको फिर ज़ाहिर है सॉल्व करवाएंगे, आपके सामने है, और ये अल्टीमेट पार्ट बन जाएगा। 8 उधर जाएगा तो ज़ाहिर है पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 पे डिवाइड करेगा तो 4, लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 4। और अब चूँकि इसके ऊपर स्केयर है तो जब अंडर रूट लेनी है तो इसके 2 आंसर्स आने हैं, +2 और -2। और फिर जाहिर है कि जब आगे से फर्दर सवाल हल करना है तो एक दफ़ा +2 के लिए हल होगा, -2 के लिए भी हल होगा, 2 सवाल बन जाएंगे। तो जब +2 लगाएंगे इक्वेशन सिस्टम के अंदर तो वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही आपको प्रोसेस का पता है, पहले x1 को एलिमिनेट करा लें, फिर x2 को एलिमिनेट करा लें, पहली 2 इक्वेशनों को ध्यान रख लें, बिल्कुल वैसे पिछले पार्ट की तरह, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कराना है, फिर सब्ट्रैक्ट, ये आपके सामने है, ठीक है। x2 की बन जाएगी, फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई करके जो है वो x2 को एलिमिनेट कराना है, ठीक है, वो आपके सामने है, और इसकी जो है इक्वेशन वो भी ये बन जाएगी। और फिर आपने t सपोज कर लेना x3 को, फिर x1 2t हो जाएगा, x2 जो है -t हो जाएगा। यही सारा प्रोसेस लैम्डा इज इक्वल टू -2 के साथ करना है। जब इक्वेशन में पुट कराएंगे तो वहाँ +2 की जगह अब -2 हो गया है, तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, तो लेकिन काम उसी तरह से करना है। पहले हमने x1 को एलिमिनेट कराना है, ठीक है, आपको पता है, तो पहले x1 को एलिमिनेट कराएंगे, इक्वेशंस को लिखेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करवाना है, फिर सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, आपको प्रोसेस का पता है। x2 इज इक्वल टू 1/7 x3 बनेगा, और फिर हमने जो है x2 को भी एलिमिनेट करवाना है, उसकी इक्वेशंस बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। पहली 2 इक्वेशनों को ही अक्सर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ से आसानी हो जाती है एलिमिनेट करवाने में, तो वो इस तरह से रिलेशन बन जाएगा। फिर उसी तरह से x3 को t लेट करें और वहाँ पे tt जो है पुट करा दें, तो ये 3 आंसर्स मिल जाते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है 6 वाला, यहाँ पे भी लैम्डा ही फाइंड करना है, लेकिन क्या कहता है, सिस्टम डू नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखें जो इक्वेशन सिस्टम उसने दिया है वो होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है पिछले सवालों की तरह, ठीक है। लेकिन कहता है कि इसका यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जैसे पिछले सवालों में है, देखें ना, x1 की कोई एक सिंगल वैल्यू आती थी, x2 की एक सिंगल वैल्यू, x3 की, तो कहता है वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे करना है। और ज़ाहिर कहता है कि लैम्डा भी हल करें, लैम्डा की वैल्यू भी निकालें उसको। अब अगेन हमने उसको ज़ाहिर मैट्रिक्स फॉर्म तो बना लेनी है, और कहता है चूंकि इसका यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो वही कंडीशन लगाएंगे कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो हमने क्या करना है, वही डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख के, अब जाहिर है उसके अंदर लैम्डा आ रहा है, तो हमने जब इसको एक्सपेंड कराना है, हल कराना है, स्टेप्स आपके सामने हैं, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी, जैसे पिछले पार्ट्स में की है। अब चूंकि ये नॉन होमोजीनियस हमारा पास सवाल है, तो नॉन होमोजीनियस के लिए तो इधर ये वैल्यूज़ होती हैं, तो आप इसका एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें और लैम्डा की वैल्यू लगा लें, क्योंकि लैम्डा हमने फाइंड कर लिया हुआ है, तो प्रॉपर ऐसे वैल्यूज़ लग के और साथ ये इक्वेशन के उस तरफ जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी साथ आ जाती हैं। अब इसको ऐसे ही हल करें जैसे आप पीछे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हल करते हैं कि जी पहले 1 है तो उसके नीचे यहाँ 0 होना चाहिए, तो r1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट, r1 को 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट, वो आप लिखें, सब्ट्रैक्शंस वगैरह कराएं, इधर इधर 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इस 7 को 1 करना है तो -1/7 r2, रो 2 को -1/7 से वो हम करेंगे, साथ ये लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस 1 की हेल्प से नीचे 10 वाले को 0 कर लें। अब जब 0 करेंगे ना तो ये आएगी असल चीज़ कि वो नीचे वाली पूरी की पूरी रो जो है वो 0 हो जाएगी। इसीलिए वो कह रहा था इसका यूनिक सोल्यूशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन तभी होता है जब यहाँ भी 1 बनता है, यहाँ नहीं 1 बना, सारी ख़त्म हो गई है। अब क्या रह गया हमारे पास, ये 2 इक्वेशनें रह गई हैं, तो वेरिएबल तो 3 है, इसलिए यहाँ पे फिर वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही बनेगा। हम दोबारा उसकी इक्वेशन बना लेंगे जैसे पीछे बनाते थे, x1 + 4x2 + 6x3 = 2, ठीक है, x2 + 2x3 = -1, ऐसे करके लिख लेंगे। अब चूंकि इनका हल देना है तो हल देने के लिए वही फिर के x3 को हम लेट कर लेंगे कि वो t है,
तो अगर x3t है तो फिर x2 क्या होगा, 2t उधर जाएगा तो ज़ाहिर है माइनस का हो जाएगा, -1 -2t। तो इस तरह से करके देखें, जब हमने x3 को t कहना है तो वहाँ पे t जब लगाएंगे तो उधर ले जाके माइनस हो जाएगा, x2 की वैल्यू ये आ जाएगी। और फिर वही x2 और x3 की वैल्यूज़ पुट करा के तो फिर हम x1 के लिए भी उसे हल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें उस साइड पे ले जाएंगे, थोड़ा बहुत हल कराएंगे और x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी हमने उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे दिया। लें जी, तो ये एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।